हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 6 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 4 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल यूएस के बिग ब्यूटीफुल बिल के ऊपर है। इसको आज हम आर्टिकल ऑफ द डे कह सकते हैं, क्योंकि आज आपको मैं एक नई तरीके से चीज़ें समझाना स्टार्ट करूंगा कि आर्टिकल में से कैसे की पॉइंट्स को उठा के प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आप देखेंगे कि इस आर्टिकल से कैसे 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा उसका, तो आपको एग्जैक्ट में आइडिया लगेगा कि आर्टिकल होते छोटे से ही हैं, 10-15 लाइन के, लेकिन उसमें कितनी की फैक्ट्स लिखे होते हैं जिससे सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मेंस के रेफरेंस में जो सवाल आए हैं उससे कनेक्टेड वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है विद क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से ईयर में कौन से पेपर से पूछा गया था। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल इंडिया ट्रिनिडैड और टोबैगो में जो डील साइन हुई है, ये उसके ऊपर आर्टिकल बात करता है। ठीक है, उससे रिलेटेड 20th क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था। थर्ड आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 4th मोस्ट इक्वल कंट्री का दर्जा दिया है, उसने जो रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और लास्ट आर्टिकल हमारा ब्रिक्स के ऊपर है, जो 17th ब्रिक्स समिट हो रही है ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में, ये उसके ऊपर आर्टिकल बात करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि इस ब्रिक्स समिट में कैसे सवाल 2025 में उठा था, क्या की पॉइंट्स उठाए थे। आपने नोटिस किया होगा एज इट इज़ 16th ब्रिक्स समिट के ऊपर सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आज के आर्टिकल काफ़ी रेलेवेंट हैं, काफ़ी टू द पॉइंट हैं। देखिए, संडे का दिन जो होता है इसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में बहुत वाइड वैरायटी में आर्टिकल्स आते हैं, हमें लगता है ये भी पढ़ लें वही पढ़ लें, बट आज मैंने सिर्फ उन की पॉइंट्स को उठाए। एडिटोरियल भी आज मैंने देखा वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा था, तो उसमें मैंने मतलब इतने कंटेंट मुझे वर्थ नहीं लगे कि मैं निकाल के आपके जीएस पेपर से कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो और जो भी आर्टिकल, अगर समझ लीजिए आपको लगता है कि कोई आर्टिकल नहीं, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको लगा ये आर्टिकल होना चाहिए था, तो वो आर्टिकल का रेफरेंस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएगा। अगर मुझे वही उसी के ऊपर आर्टिकल कभी फ्यूचर में पब्लिश होगा तो मैं उससे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे आप आज अगर कोई आर्टिकल देखोगे तो आर्टिकल में आज द हिंदू के एक दो आर्टिकल थे जो थे, लग रहे थे कि हाँ ये इंक्लूड किए जा सकते हैं। एक था जो चाइना में डिस्कवरी हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने किया है वहाँ के, उसमें ये कहा है जो पहले की सोसाइटी थी वो मैट्रीनीलियल सोसाइटी, तो ये रेलेवेंट लिखा इंडियन सोसाइटी के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आगे भी इसके ऊपर जो आर्टिकल्स पब्लिश होंगे वहाँ से मैं रेफरेंस निकाल के आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए रेलेवेंट है। 2 के लिए इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये है इंटरनेशनल रिलेशन की बात, 3 के लिए इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करता है। अब इसमें हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट साइन कर दिया है, और इससे क्या होगा, जो यूएसए में ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट या सब्सिडी मिलती थी, क्लीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स होते थे, उसमें यूएसए ने कहा है भाई साहब अब हम ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब सुनने में फॉर अ मोमेंट वर्ल्ड के लिए शॉक था, मतलब इन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बात कर रही है कि वो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो जो बिडेन ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाया था, जिसमें उन्होंने सपोर्ट, अच्छी खासी सब्सिडी या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था जिससे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो सके। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रमोशन बहुत ज़्यादा किया था, जो ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन ग्रिड्स थे उनका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ था, इससे ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जा सके। तो ये सारे के सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, उन्होंने कहा जितने भी इंसेंटिव हम सोलर प्रोजेक्ट्स में देते हैं, विंड प्रोजेक्ट्स में देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में देते हैं, वो सारे के सारे इंसेंटिव बाय 2027 एंड हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, करेंटली आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप और जो इलॉन मस्क है उन दोनों के बीच टसल चल रहा था। ठीक है, सुनने में लग रहा है कि मतलब क्यों हो रहा था एक्चुअली वैसा, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जब ये बिल का ड्राफ्ट पेश हुआ था तो एलॉन मस्क ने तुरंत बोला भाई साहब ये गलत है। और ऑब्वियस सी बात है, वो बिजनेसमैन है, उसका पूरा का पूरा धंधा चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेस्ला पे, तो जब गवर्नमेंट ही कहेगी हम सब्सिडी नहीं देंगे, कुछ इंसेंटिव ही नहीं देंगे आपको, तो कहीं ना कहीं इलॉन मस्क के लिए शॉकिंग था। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों में अब डिवाइड आ चुका है। ठीक है, इवन दो अब ये भी सुनने में है कि इलॉन मस्क अपनी खुद की पार्टी बना के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करेंगे नेक्स्ट ईयर।
ठीक है, चलो वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ये सारी एड ऑन बातें हैं, अगर आपको लगता है कोई बात आप पॉइंट्स में लिख सकते हो तो उसको ज़रूर लिख लिया करिए। इसमें ये जो वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट आया है, इसके अंदर जो फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग है उसको पुश किया गया। मतलब सोचो, पूरी दुनिया चल रही है कि भैया हमें ग्रीन करना है, ग्रीन करना है, ये यूएस आके ये ऐसा कर रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल अब ड्रिलिंग हम करेंगे, ऑयल और गैस लीजिंग हम और बढ़ाएंगे। तो इससे जो फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री थी, दे वर मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। उन्हें लग रहा था भाई ये तो भगवान आ गए, हम हमारा तो दुनिया में पत्ता कट रहा था, ये आके हमें प्रमोट कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को बहुत ही, बोलते हैं ना, इसके लिए वार्निंग दी है कि इससे एनर्जी के बिल और ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, और करंट में चाइना जिस तरह से क्लीन टेक डोमिनेंस कर रहा है, दोनों चीज़ को बैलेंस कर रहा है। चाइना ने अगर फॉसिल फ्यूल का प्रमोशन कर रहा है अपनी करंट एनर्जी को यूज़ करने के लिए, मतलब वो यूटिलाइज करने के लिए, साथ ही साथ वो क्लीन एनर्जी की तरफ भी उतना ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है जितना वो दे रहा है अपने फॉसिल फ्यूल के ऊपर। ट्रांजिशन चाइना बहुत अच्छे से कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये थी इसकी की डिटेल्स। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इससे क्या होगा। इससे पहली बात तो ये है सिग्निफिकेंस में इस बिल की, कि ये शिफ्ट करेगा क्लीन एनर्जी से फॉसिल फ्यूल की तरफ, जिससे यूएस के क्लाइमेट गोल्स इम्पैक्ट होंगे। और ग्लोबली देखा जाए तो जो क्लीन टेक लीडरशिप है वो शिफ्ट हो सकती है चाइना की तरफ, क्योंकि यूएसए में जो पहले एंटरप्रेन्योर्स या फिर इन्वेस्टमेंट जो होता था क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, जब देखेंगे कि भाई कोई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा है तो कहेंगे वहाँ चलते हैं जहाँ पे इंसेंटिव मिल रहा है, सो दे विल रोल बैक टू चाइना। तो इंडिया भी एक अपॉर्चुनिटी देगा। अगेन आपको कनेक्ट ऐसे ही करना आर्टिकल। अगर पूछा जाए हाउ यू हैव टू कनेक्ट मल्टी डायमेंशनल, मतलब कुछ ये नहीं होता कि रॉकेट साइंस है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है अगर आपके सामने एक आर्टिकल है, उस एक आर्टिकल में जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड से आप 10 अलग अलग चीज़ों को जोड़ दो। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, क्लीन टेक लीडरशिप, सुनते ही लग रहा है बिजनेस। तो बिजनेस तो इंडिया भी चाह रहा है, हर जगह इंडिया के इंटरेस्ट को लेके आओ। इंडिया का इंटरेस्ट बेसिक कहाँ पे है, पहला तो उसकी इकोनॉमी है, दूसरा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा अगेन ग्रीन ट्रांजिशन है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी यहाँ पे, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है इसमें। ठीक है, अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। पहली बात तो यूएस के कमिटमेंट कम होंगे, जो क्लाइमेट चेंज लीडरशिप है। अभी तक क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं यूएस बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा था। जो ग्लोबल लीडरशिप होती थी या जो वेरियस कॉन्फ्रेंसेज होते थे, वहाँ पे यूएसए आके कमिट करता था, भैया हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग द बिगेस्ट इकोनॉमी कि हम इसमें इतना कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अब अगर ये बिल को अच्छे से फॉर्म कर दिया जाएगा, इनैक्ट हो जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं इसकी लीडरशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उस पर, उसके इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका ज़्यादा नुकसान किसे होगा, जो कोस्टल एरियाज़ में कंट्रीज़ हैं, जैसे कैरेबियन नेशन हो गए, या फिर आप साउथ अफ्रीकन के पास आपके जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत इन्वर्स इम्पैक्ट होगा। क्योंकि वो उनका मेन से यही है कि जो ये बिग इकोनॉमीज़ हैं ये अपना खुद का अच्छा खासा धंधा बनाते हैं, और धंधा बना के जो डिस्ट्रक्शन क्लाइमेट में होता है वो सारा झेलना पड़ता है हमको। तो इसी वजह से आपने सुना होगा कि रीसेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया है कि जो बिग इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें कंपनसेट करें जितना वो एनवायरनमेंट में डैमेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर नुकसान एनवायरनमेंट को होगा तो हम छोटे नेशंस को भी नुकसान होगा। देखिए, कंटेंट आर्टिकल में बहुत इतना ही था कि भैया सुनते ही लगेगा, देखते कि ये तो सिर्फ बात कर रहा है बिग ब्यूटीफुल एक्ट की, इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करें, देखिए ग्रीन में क्या लिखा है, दैट यूएस शेल गैस रिमेन्स कॉस्टलियर देन रिन्यूएबल। अब शेल गैस क्या है, आप इसको नोट कर लो, भी दिमाग में रखो। पहला पॉइंट क्या पकड़ा मैंने, शेल गैस। दूसरा यहाँ पे समझो, कार्बन कैप्चर, nuclear power and clean fuels energy storage system tied to solar or wind can also access full investment benefit through 2023। बस मैंने 2 ग्रीन कर रखे हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ कही, पहला शेल दिमाग में रखो, दूसरा कार्बन कैप्चर दिमाग में रखो। ठीक है, तो आप सोच के देखो कि पहली चीज़ तो मैंने समझा दी, अब यहाँ पे इम्पैक्ट बता रहे हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे इम्पैक्ट होगा, इस बिल का इम्पैक्ट क्या होगा। तो जो शेल गैस है उसका प्रमोशन और ज़्यादा होगा। शेल गैस क्या होती है, शेल गैस का सिंबल सा मतलब होता है पत्थरों के बीच जो गैस जमा होती है उसे हम लोग शेल गैस कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पत्थर तोड़ गैस निकल आएगी। मान लो ये धरती का सरफेस है, अगर आप इसमें डीपर जाओगे कुछ 100 मीटर्स, तो वहाँ पे पत्थर के ऊपर जो रॉक्स होते हैं उन पे बहुत प्रेशर पड़ता है ड्यू टू ग्रेविटी। और ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे जो गैसेस रिलीज होती हैं बाहर नहीं जा पाती ग्राउंड में, तो इसी रॉक्स में वो रहती हैं। तो
जो गैसेस होती हैं उन्हीं गैसेस को शेल गैसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें मीथेन मिलता है, यहाँ से नेचुरल गैसेस मिलती हैं, और इन सब का यूज़ कहाँ पे होता है? इन सब का यूज़ हम लोग करते हैं जो हमारे करंट में एनर्जी डिमांड होती है वहाँ पे, ठीक है। ये शेल गैस हो गया। अब दूसरा वर्ड मैंने कार्बन कैप्चर बताया था। कार्बन कैप्चर का मतलब सिंपल सा क्या है? कार्बन कैप्चर का मतलब होता है कार्बन को पकड़ लेना, यही तो मतलब है। जो कार्बन गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको स्टोर कर लेना किसी ना किसी फॉर्म में, दैट्स ऑल। इसी का सिंपल मतलब है कार्बन कैप्चर। अब सोच रहे हो कि सर ये इसका पॉइंट क्या है शेल गैस और कार्बन कैप्चर बताने का? अब आप खुद देखिए क्या पॉइंट है। पहली बात तो ये समझिए, शेल गैस का यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया है कि जैसे लिखा है ना कि शेल गैस का इंडिया में कहाँ कहाँ है। जैसे गंगा बेसिन, यहाँ पे शेल गैस मिलती है। कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, दामोदर वैली एंड गोंडवाना बेसिन, आसाम अराकन बेसिन, यहाँ पे क्या है? शेल गैस। शेल गैस अब पता है ना, मतलब यहाँ के जो पत्थर हैं उनके अंदर गैसेस भरी हुई हैं, और उन्हीं गैसेस का यूज़ करते हैं हम लोग। क्या गैसेस का यूज़ करते हैं हम लोग? एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। गर्मी होगी, गर्मी से एनर्जी का और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे यूज़ होगा गैसेस का, जो शेल गैस होंगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 2016 में प्रीलिम से क्वेश्चन क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड। अब कनेक्ट करके देखिए, शेल गैस यहाँ पे था। अब देखिए क्या क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया नहीं, लेकिन इसके की पॉइंट से पूछा गया शेल गैस, ठीक है। तो आप देखिए शेल गैस इंडिया में कहाँ फाउंड हो रही है। तो कभी भी आपके आर्टिकल में नहीं ये चीज़ मेंशन होगी कि भाई साहब हाँ अब ना 2026 में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ये पढ़ लो। आर्टिकल के की पॉइंट से आपको अपने लिए रेलेवेंट चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। इसी का मतलब होता है प्रॉपर हिंदू का एनालिसिस करना या प्रॉपर इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करना, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कभी नहीं मिलने जा रहा है। तो कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे कृष्णा गोदावरी, कावेरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, तीनों जहाँ है, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो आसानी से। आप देखिए आपको शेल गैसेस पता है क्या है, कहाँ पे हो रही है, वो आपको पता है। 2016 में आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2014 में जीएस पेपर 1, वही प्रीलिम्स में, देखिए ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, 2014 में क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस। अगेन शेल गैस, आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन उठे हैं शेल गैस पे, कितना रेलेवेंस है इसका। अब सोच रहे हो सर इतना रेलेवेंस है क्यों? रेलेवेंस इसलिए है इसका क्योंकि ये एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने में शेल गैस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबली, ठीक है। कोल बेड मीथेन इज द प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स, ओके। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कोल बेड मीथेन और शेल गैस ये हैं अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, बट शेल गैस जो होती हैं उसमें मीथेन भी मिलती हैं, ठीक है। बट इनको अलग तरीके से बताया गया है। कोल बेड मीथेन जो होती हैं वो कोल सीम से निकाली जाती हैं, वेल एंड गुड। वाइल सीम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली। आप सोच के देखो आप कि पत्थरों के बीच में क्या एकदम स्पेसिफाइड प्रोपेन ब्यूटेन ही होगा? मतलब क्या कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चल रहा है कि प्रोपेन ब्यूटेन, गलती से भी कुछ और नहीं हो सकता? ऐसा थोड़ी है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये सही है, ये सही, लेकिन जैसे इन्होंने ओनली लिख दिया वहीं पे ये चीज़ गलत हो जाती है, स्टेटमेंट 1 आपका गलत होगी। लेकिन इसकी जहाँ अगर इसको ऐसे लिखे होते, वाइल शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली ना लिखे होते, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उसको सही कर सकते थे, जैसे फाइन गेंड सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो रॉक्स होते हैं ज़रूरी नहीं सेडिमेंट्री हो, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं कि शेल गैस यहीं पे मिलेगी, नेचर में कुछ भी कहीं भी कैसे ही मिल सकता है। जैसे ही क्वेश्चन में लिमिटेशन लगे ओनली, नन, एनी में, तो आपको अपने कान खड़े कर लेने, भाई साहब नहीं, कुछ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। In India, abundant coal methane sources exist, but so far no shale gas resources have been found. सोच के देखिए, पहले कह रहे हैं 2014 में कि कोई भी शेल गैस के रिसोर्सेज नहीं फाउंड है, उसी के 2 साल बाद जो शेल गैस के रिसोर्सेज हैं जहाँ जहाँ हो रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। आप देख रहे हैं कनेक्शन कैसे हो रहा है। जब मैं आपकी पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करूँगा तो आपको एक एक क्वेश्चन का की पॉइंट्स उठा के एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको कनेक्टिविटी समझ में आ सके, ईयर बाय ईयर कैसे टॉपिक या जो थीम होते हैं उस पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कैसे किस तरीके से आपको समझना होगा। तो इन दोनों का नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन जीएस पेपर 1 2023 में क्वेश्चन आया था, कंसीडर फॉलोइंग एक्टिविटीज। मैंने आपको दूसरा टर्म याद करने के लिए कहा था, कार्बन कैप्चर, ठीक है। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू अबंडेंट सबटरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज ऑफन कंसीडर कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन। वर्ड समझे,
कार्बन कैप्चर। ठीक है, आपको देखिए कैसे, मैं अभी सिर्फ टर्म समझा रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा चला जाएगा। सिर्फ आप देखिए रिपीट कैसे हो रही थी। कार्बन कैप्चर, यहाँ पे कार्बन कैप्चर का मतलब बता दिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन गैसेज हैं फैली एनवायरनमेंट में, उनको कैप्चर करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिलेवेंट है आपके एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से, जो आर्टिकल आपको मैंने समझाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस 2012 में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द हेल्प कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज। अगेन कार्बन स्टोरेज अभी आपने देखा यूएस करंट में, आज का आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल से जो की पॉइंट्स है उसके सवाल 2012 से आप देख रहे हो। अभी तक मैंने कितने सवाल आपको बता दिए, देखिए 1 2 3 4 सवाल अभी तक आ चुके हैं इस पे। नेक्स्ट सवाल 2017 में आया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration। आप देख रहे हैं कितना प्यार है कार्बन सीक 2012 में, 14 में, 16 में, 17 में, दे आर कंटिन्यूसली आस्किंग क्वेश्चन इन वन और द अदर फॉर्म। अबैंडेंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, अब देखो यहाँ पे कोल सीम्स लिखा हुआ है। अब 2023 के सवाल में देखिए आप, कहीं ना कहीं इन्होंने ये देखिए सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। ठीक, आप देख रहे हो कोल सीम्स, तो ये कनेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली वर्ड नहीं रिपीट होंगे बट थीम रिपीट होंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा दूं, जिससे आपको थीम के अंदर कहीं कुछ भी पूछ लें आपको दिक्कत ना हो। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स, सबटेरेनियन डीप सैलिन फॉर्मेशन, अभी एग्जैक्टली आपने देखा सबटेरेनियन वहां भी था, यहाँ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the advantage of zero tillage in agriculture? Sowing wheat is possible without burning residue, without the need of nursery rice sapling. Direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible. Carbon sequestration in the soil is possible. Again कार्बन स्टोरेज सिक्वेस्ट्रेशन की बात हो गई। ठीक है, इवन दो 2025 में भी क्वेश्चन आया है कार्बन स्टोरेज के ऊपर, आप नोटिस करेंगे आई थिंक बिटवीन 20 to 50 क्वेश्चन में वो चीज़ है, लिखा हुआ है कि एविएशन में किस तरह से कार्बन का स्टोरेज, ऐसे क्वेश्चन है वो। ठीक है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन में जब आपको नेक्स्ट कभी इससे रिलेटेड आर्टिकल आएगा वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, मतलब 5 से 6 आर्टिकल तो ये मैंने आपके आज हाईलाइट किए हैं। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अगर मैं क्वेश्चंस करूंगा तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा वीडियो एक ही आर्टिकल के ऊपर। बट कॉन्टेक्स्ट आपको लर्निंग, यहाँ पे आपको मैं अभी पीवाईक्यूज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, जब मैं आपकी केवल पीवाईक्यू की सीरीज लॉन्च करूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये बताने का सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि आर्टिकल से कैसे पीवाईक्यूज उठते हैं वो आपको समझ में रखना है। ठीक है, और अगर देखो मेंस का पीवाईक्यू यहाँ पे क्या आया था, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल कंसर्न, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से इंडिया अफेक्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यूएस ऐसे डिसीजन लेगा तो उससे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज गोल्स इंपैक्ट होंगे। जब क्लाइमेट चेंज गोल्स इंपैक्ट होंगे तो उससे क्या होगा, जो लोग, जो कंट्रीज हैं फॉलो करती हैं क्लाइमेट कमिटमेंट्स, वो कम करेंगी, उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज और बढ़ेगा तो इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, ना केवल इंडिया के एग्रीकल्चर पे। पहली बात तो इंडिया का सोल डिपेंडेंस कहीं ना कहीं, सोल नहीं बट प्राइमरी डिपेंडेंस तो अभी भी हम एग्रीकल्चर पे करते हैं, वो इम्पैक्ट होगा तो इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। आप देख रहे हैं कैसे कनेक्शन बैठा रहा हूँ मैं एक इंटरनेशनल आर्टिकल का, इंटरनेशनल रिलेशन के आर्टिकल का इंडिया से। ऐसे आपको करना है। डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। अगेन अब यूएसए अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स को करेगा, जो अभी उसका बिग ब्यूटीफुल बिल, सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल जिसे कह रहे हैं लोग, आपको लगता है कि इसको आप यूज़ नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर, इस क्वेश्चन में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन, कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो बिग ब्यूटीफुल एक्ट है, अगर ये क्या है, कंट्रोल मेजर है ये? नहीं, ये कंट्रोल मेजर नहीं है, ये इसको और बढ़ाने का कहीं ना कहीं है। तो कंट्रोल मेजर क्या, कंट्रोल मेजर ये होंगे कि हमें एक साथ दोबारा से कमिटमेंट करनी होगी किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया की आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ में विजिट चल रही है, जिसमें करंटली वो इंडिया एंड ट्रिनिडाड टोबैगो में थे और उन्होंने 6 MOU साइन किए हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इंडिया का कोऑपरेशन इन दो कंट्री के साथ और अच्छी तरीके से एनहांस हो सके। ठीक है, इसकी की डिटेल्स की बात करते हैं। जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, इन्होंने इंडिया के कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं समझाऊंगा ये क्या है, कोलिजन क्या है, और फिर साथ ही साथ उन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी ज्वाइन किया है। किसने? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने।
साथ ही साथ जो इंडिया है उसने साइन किया है कि भाई साहब हम आपको असिस्टेंस देंगे आपके जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, और कहा है कि पर प्रोजेक्ट पे $50,000 इंडिया ने देने की बात कही है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को। ठीक है, इंडिया 2000 लैपटॉप देगा स्कूल स्टूडेंट्स के को जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में। अब आप नोटिस करो कहीं ना कहीं हम चाइना का जो सॉफ्ट स्किल है उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। चाइना भी, मतलब ऐसा नहीं हम पहले नहीं करते थे, बट चाइना इसका बहुत ही परफेक्शन है उसके पास इस स्किल का यूज़ करने का, जिसमें वो डायरेक्टली नहीं जाता, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, रोड बिल्ड करता है, वहाँ पे जो सोशल स्कीम्स हैं उनको प्रमोट करता है। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंसिवली फॉलो कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंडिया का जो रिलेशन है इन कंट्रीज़ में वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को समझाऊंगा, ताकि आर्टिकल भले ही छोटा सा हो लेकिन इसके इतने मल्टी डायमेंशनल वे आपको समझ में आएंगे दैट यू विल बी लाइक हाँ आई हैव अंडरस्टूड समथिंग। एक आर्टिकल से आपने हर नज़रिए से चीज़ों को समझा है। ठीक है, $1 मिलियन वर्थ का इंडिया ने एग्रो मशीनरी देने की बात की है जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जो वहाँ की एग्रीकल्चरल जो कॉपरेशन है वहाँ का, जिसे हम लोग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो बॉडी है उसको उन्होंने कहा भाई आपको इतनी एग्रो मशीनरी देंगे जिसका सपोर्ट लेकर के आप मिलेट कल्टीवेशन, सीवीड फर्टिलाइजर, नेचुरल फार्मिंग को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, और साथ ही साथ इन सारी एग्रो मशीनरी का यूज़ करके आप अच्छी तरीके से अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को और अच्छे से एडवांस कर सकते हैं, उसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। ये था सिंपल सा आर्टिकल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। इंडिया की रिलेशन जो है इन दो कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ही डीप होगी, और उसकी प्रेजेंस, अगेन प्रेजेंस ध्यान रखना वर्ड, कैरिबियन कंट्रीज़ में और ज़्यादा, कैरिबियन आइलैंड में बढ़ेगी। इससे जो ग्लोबल साउथ साउथ कॉपरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, बूस्ट मिलेगी, और इंडिया का जो डिप्लोमेटिक गोल है वो और अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है, अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये होगा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कैरेबियन नेशन में बढ़ेगा। चाइना का जो इन्फ्लुएंस करेंटली बढ़ता जा रहा है उसके अगेंस्ट ये एक तरीके से आप समझिए कि ये रामबाण तरीके से हमने चलाया कि तुम ये कर रहे हो तो हम ये करेंगे। ठीक है, इंडिया की इमेज एज अ डेवलपमेंट पार्टनर निखर के आएगी। अगर जो इंडिया काम कर रहा है, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में किया है, क्या ये चीज़ पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर में नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। तो वहाँ पे लग रहा होगा भाई इंडिया कहीं ना कहीं एक अलग ही फुट स्टेप को फॉलो कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, मतलब वो सोशल सिक्योरिटी में ज़्यादा विश्वास रख रहा है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इंडिया को के लिए काम करेगी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है कहाँ पे। आप नोटिस करो ये जो एरिया है ना ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, यहाँ पे, ठीक है, ये ब्राज़ील है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ है, पनामा कैनल है, यहाँ पे आपने देखता होगा डंकी रूट की जो बात होती है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, अब आपको लास्ट आर्टिकल मैंने बताया था कि कैसे ट्रिनिडाड टोबैगो में या फिर जहाँ पे जो विजिट हुई है वहाँ पे आपका गिरमितिया कम्युनिटी, आपको याद होगा कल मैंने बताया गिरमितिया कम्युनिटी की क्या इन्फ्लुएंस है, उससे क्या इम्पैक्ट इंडिया ने, मतलब क्या इम्पैक्ट इंडिया पे हो सकता है, इन कम्युनिटी का क्या इम्पैक्ट इंडिया में था पास्ट में। तो आपको बताया था मैंने कि जो ये तरीके से बॉन्डेड लेबर्स थे जो इंडिया से भेजे गए थे यहाँ पे, है ना, और जब भेजे गए थे तो उनकी जनरेशन्स अभी भी यहीं रिसाइड कर रही है। तो अब हम उनको OCI कार्ड देने जा रहे हैं, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, उससे इम्पैक्ट ये होगा कल्चरली हम इनको, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कल्चरल लेवल पे, हिस्टोरिकल लेवल पे हम इस कंट्री के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है इन सारी चीज़ों का। अब देखते हैं कि ये जो इंडिया कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, ये इंडिया द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड में एक ऐसी सारी जो कंट्रीज़ एक साथ मिल करके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती हैं जो कि डिज़ास्टर को झेल सके। ठीक है, तो उनको एक साथ ला करके उनके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उनके आसपास उनके साथ की स्किल्स को सीख के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, एक दूसरे के साथ लर्न करना। तो ये इंडिया का कोलिशन था। तो इंडिया ने अब ट्रिनिडाड टोबैगो को भी इसमें शामिल किया। अब सोच के देखो ये क्यों इतना इंटरेस्टेड हुआ, क्योंकि अगर ये दोनों TNT इसका हिस्सा हो जाएंगे तो आपको पता है ये आइलैंड नेशन है, यहाँ पे डिजास्टर खतरा ज़्यादा होता है कंपेयर टू यहाँ पे जो बीच में रह रहा है कॉन्टिनेंट में। तो जब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इसका हिस्सा बने, और विच इज़ इंडिया का ही है, इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, तो इससे कहीं ना कहीं इनको एक इंपॉर्टेंस मिली। इनको लगेगा हाँ अब हमारे पास भी वो सारी नॉलेज होगी
जिससे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना पाएंगे जो कि किसी भी डिजास्टर को झेल सके। साथ ही साथ बायोफ्यूल अलायंस जो है वो भी इनको टीएनटी को मदद करेगा, क्योंकि बायोफ्यूल अलायंस में क्या कहा गया, बायोफ्यूल अलायंस में जो बायोफ्यूल्स हैं उनको प्रमोशन करने की बात की गई है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, जिस तरह से पेट्रोल डीजल होते हैं उसी तरीके से कहा जा रहा है कि भाई साहब हम पेट्रोल डीजल का यूज़ ना करके हम ग्रीन फ्यूल्स का यूज़ करें। ग्रीन फ्यूल्स क्या होंगे, मतलब जैसे गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उसमें से जो उसका जब गाड़ते हो तो उससे जो निकलता है उसका लास्ट में स्टार्च, उसको उसके साथ अगर आप कार्बन को एक साथ मिला करके फर्मेंटेशन करोगे तो इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बायोफ्यूल है। इथेनॉल को जब मिक्स करेंगे पेट्रोल में तो वो इथेनॉल के साथ आप नोटिस करोगे आजकल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी आ रहा है ना। तो ये सारे बायोफ्यूल अलायंस का कॉन्टेक्स्ट है। इन शॉर्ट आपसे पूछा जाए व्हाट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें ग्लोबल की कंट्रीज, ठीक है, वो एक साथ मिलके बायोफ्यूल को प्रमोट करें, मतलब ऐसा फ्यूल जो कि तुरंत बनाया जाए, ठीक है, बजाय फॉसिल फ्यूल के। फॉसिल फ्यूल तुरंत नहीं बनता है, फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बट ये जो बायोफ्यूल अभी बात हो रही है ये तुरंत कुछ घंटे नहीं कहूँगा, बट हाँ विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बायोफ्यूल को बनाया जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल अगर एक इतने सारे मिलियन ईयर्स में बन रहा है तो एक बार ख़त्म हो गया, दोबारा बनने के लिए क्या हमारे न जाने कितने हज़ार जनरेशन को वेट करना पड़ेगा। तो ये एक अलायंस का हिस्सा जब ये दोनों बनेंगे तो कहीं ना कहीं इनका भी प्रमोशन कंट्रीब्यूशन होगा। अब इससे इंडिया को सिग्निफिकेंस क्या मिलेगी, इंडिया को आइलैंड नेशन में जब एक्सेस मिलेगा तो यहाँ ओपन सी है, ठीक है, तो मिलिट्री पर्पस से कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है इंडिया के लिए। अगर यहाँ पे ये अलाउ करते हैं इंडिया का एक बोलते हैं ना बेस कैंप बनाने के लिए, मिलिट्री कैंप, नेवी कैंप, एयरफोर्स, आर्मी, कोई भी कैंप बनने की बात होती है तो वो इंडिया के फेवर में बात हो, इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप आर्टिकल को समझ सकते हैं। 2017 में इसी से कनेक्टेड सवाल पूछा गया था, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। यहाँ पे देखो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोलिशन क्लीन एयर कोलिशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब क्लीन एयर कोलिशन पूछ सकते हैं तो क्या अगली बार इस पे नहीं पूछ सकते कि डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोलिशन है वो का कैसे हो रहा है ना। इज टू रिड्यूस शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो अगेन कभी भी यूपीएससी में अगर जो ऑर्गन होते हैं या कभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है वो जनरली, मैंने ये नहीं कहा हमेशा, जनरली वो गलत करते हैं और गलत करने के लिए वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं पीवाईक्यू सीरीज में आपको समझाऊंगा कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कैसे गलत करते हैं वो, ठीक है। बट अभी के लिए आप समझिए कि ये जो G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं इन्होंने नहीं किया था, ठीक है, ये सिंपली बांग्लादेश, यूके, इन सब ने एक साथ मिल करके ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन का इनिशिएशन इंट्रोडक्शन किया था। इसका मेन फोकस जो होता है मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रो फ्यूल पे होता है। अगेन आप सोचो कितना ब्रॉड वर्ड लिखा है, द CCAC फोकसेस, अगर ये लिखा फोकसेस ओनली ऑन मीथेन तो गलत हो जाता। जैसे अभी आपको मैं शेल गैस का बता रहा था, वहां पे क्या कह रहे थे ओनली लिखते ही वो गलत हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोकसेस तो और भी हो सकता है ना, उन्होंने लिमिट नहीं किया है किसी भी चीज़ को कि इतना ही होगा, तो ब्रॉड और ज़्यादा हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका ये है, इसको एक बार पढ़िएगा, एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये जो डील हुई है ये ब्लेंड ऑफ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट डिप्लोमेसी है। तो आपको सारी चीज़ें मैंने समझाई कैसे क्यों क्या, आप इसका मॉडल आंसर टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 ग्लोबल ग्रुपिंग के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट कितना मिलेगा अभी आपको खुद ही समझ में आएगा। पहली बात तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 4th मोस्ट इक्वल कंट्री के दर्जे में आ गई है, उसको 4th मोस्ट इक्वल कंट्री का दर्जा मिला है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। क्या डिटेल्स है? इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई है 2011-12 के कॉन्टेक्स्ट में, 2022-23 तक बहुत इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई है। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो कहीं ना कहीं 16% से 2% आ चुकी है, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं आप सोचिए, मैंने आपको लास्ट आर्टिकल अभी 3 से 4 दिन पहले एक आर्टिकल था थाली इंडेक्स के ऊपर, जहाँ पे यही बात की गई थी, वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी थी। अभी ये सुन के आपको लग रहा होगा हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव, इससे तो इंडिया का और ज़्यादा अच्छा एक नेम होगा कि हमने पॉवर्टी कम कर ली है। लेकिन एक बार सोच के देखिए, इसका दूसरा साइड भी आपको समझाऊंगा जो कहीं ना कहीं चैलेंज है अभी इंडिया के लिए,
ठीक है। रिपोर्ट्स में ऑन पेपर तो हमें हमारी रैंक बताइए इतनी आ गई, फोर्थ पे आ गए हमने इतना एज पर रिपोर्ट इतना आ गया, लेकिन सोच के देखिए 16 जो 2% है ये क्या है? क्या इन्होंने वन बाय वन किसी को काउंट किया है जा करके कि भैया कौन एक्सट्रीम पॉवर्टी है, कौन उसमें है? क्या वर्ल्ड बैंक आया था? नहीं, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का डेटा यूज़ किया है, ठीक है, इंडिया का डेटा यूज़ किया है। और इंडिया का डेटा जो इंडिया कैलकुलेट करती है, इंडिया पॉवर्टी नापने के लिए, उसका डेटा बहुत ही डिफरेंट होता है। तो उस डेटा डिफरेंट इन द सेंस जो करंट रियलिटी होती है, कहीं ना कहीं उस चीज़ से अभी भी हमारा जो मेथडोलॉजी है ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की, चाहे इनइक्वालिटी हो, पॉवर्टी हो, अभी भी ट्रेडिशनल है। तो ये कहा गया था उस आर्टिकल में कि हमें अपना ये डेटा का जो तरीका है वो बदलना होगा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब डेटा का जो द वे डेटा इज़ बीइंग कलेक्टेड, या जिस डेटा का यूज़ करके हम ये पॉवर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर एक स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं मे बी ये जो रैंक है ये, क्योंकि इतनी नहीं है पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी 2% होने का मतलब ये है कि हम लोग, मतलब 2% कितना है, 140 करोड़ में 2% मतलब इतनी पॉवर्टी में है। रियलिटीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा है डेटा, रियलिटी यही है। ये तो सिर्फ आर्टिकल पे बात हो रही है, ठीक है। जो गिनी इंडेक्स है उसने 25.5 प्लेस पे इंडिया को रखा है, ठीक है। और इंडिया को जो है वो मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में स्कोर किया है गिनी ने। मतलब गिनी कोफिशिएंट आपको अभी समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे भी सवाल उठने की आपके चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, पहले हम इस आर्टिकल की बात करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको हम ब्रॉड करता हूँ, क्योंकि पहले ही ब्रॉड अगर करना शुरू कर देंगे तो आर्टिकल से ध्यान हट जाता है। तो सिग्निफिकेंस में क्या है, इससे ये पता चलता है गवर्नमेंट की एक इफेक्टिव गवर्नेंस पता चलती है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इनकम को प्रॉपर्ली रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिससे इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है। इनकम इनइक्वालिटी मतलब ये एक को 10 मिल रहा है, दूसरे को 5 मिल रहा है, तीसरे को 1000 मिल रहा है, तो ये क्या है, तीनों में इनइक्वालिटी है ना। तो ये इनइक्वालिटी कम करने की बात है। तो अगर डेटा या फिर अगर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं तो वो शो करता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इफेक्टिवली चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये पॉलिसी जो बोलते हैं ना, जो सपोर्ट करता है पॉलिसी सक्सेस को, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बनाई जाती हैं, प्लस सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो बनाई जाती हैं, उनकी सक्सेस को शो करता है क्या, ये जो रिपोर्ट आई है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑब्वियसली यही होगा, जो गवर्नमेंट के नैरेटिव है इंक्लूसिव ग्रोथ का, वो और ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी बात करती है इंक्लूसिव होना चाहिए, मेल फीमेल इक्वल तरीके से उनको, पहली बात तो पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप इससे कनेक्ट करो कि पॉलिटी कनेक्ट करो कि कहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी की बात होती है, ठीक है, डीपीएसपी में बात होती है, कहाँ पे और इक्वालिटी की बात होती है, आर्टिकल 14 में बात होती है, कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हटाने की बात होती है, आर्टिकल 15 में बात होती है ना। तो आप देखिए किस तरीके से आर्टिकल चल रहा है इकोनॉमिक्स का, लेकिन यहाँ पे आप पॉलिटी कनेक्ट कर सकते हैं। मे इम्पैक्ट फ्रेमिंग ऑफ फ्यूचर वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड फिस्कल प्लानिंग। अब सिंपल सी बात है, अगर रिपोर्ट इस तरह से आएगी, रिपोर्ट एक कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो क्या ये रिपोर्ट इम्पैक्ट नहीं करेगी हमारे फ्यूचर वेलफेयर प्रोग्राम को? ऑब्वियसली करेगी। तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि चलो ये 25 का एक स्कोर है, हमें इस स्कोर को और कम करना है, क्योंकि जब जीरो होता है दैट मीन्स परफेक्टली इक्वल कहा जा रहा है। अगर गिनी कोफिशिएंट सिंपल समझो, गिनी कोफिशिएंट में अगर जो डेटा है या अगर जो कैलकुलेशन है उसमें उसका जो रिजल्ट जीरो आता है दैट मीन्स परफेक्टली इक्वल है, तो ये और कम करने की इंडिया कोशिश करेगी। दैट इज अ पॉजिटिव मूव टेक्निकली देखा जाए तो उसे, ठीक है। अब देखते हैं गिनी कोफिशिएंट क्या है। गिनी कोफिशिएंट सिंपली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जिसमें क्वांटिफाई किया जाता है कि भाई साहब डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी कितनी है। डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी मतलब कितना ज़्यादा भेदभाव है, वो कैसे काउंट करता है, कुछ डेटा का यूज़ करके, ठीक है। कौन से विजुअल पे यूज़ करता है, लॉरेंस कर्व। अब पहले ये समझो कि लॉरेंस कर्व क्या होता है। लॉरेंस कर्व एक तरीके से विजुअल टूल होता है, समझ लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये बताया जाता है कि भाई साहब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ध्यान रखना, लॉरेंस कर्व शोज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लॉरेंस कर्व ने दिखा दिया है मान लेते हैं, तो अब वही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है उसका यूज़ करके गिनी कोफिशिएंट बनाया जाएगा। तो आपसे कभी भी अगर आपको समझना हो तो गिनी कोफिशिएंट क्या है, गिनी कोफिशिएंट सिंपल सी भाषा में लॉरेंस कर्व का जो विजुअल होता है उसी को क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ डेटा है, दैट इज इट। अगर बोला जाए भाई ये कर्व में हम कह रहे हैं दिस इज वेरी गुड, लेकिन अब इसका डेटा कैसे करेंगे, हाँ वी आर गुड बिकॉज वी आर हैविंग दिस मच रिसोर्सेज, दैट इज वाई वी आर फीलिंग गुड। वाई दिस पर्सन इज हैप्पी, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ फूड विद हिम और हर,
ठीक है, अगर पॉवर्टी वाली सिचुएशन काउंट हो रही है। तो ये सारे तरीके होते हैं जहाँ से आप चीज़ों को ब्रॉड करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, लॉरेंस कर्व हो गया, गिनी कोफिशिएंट हो गया। कभी भी गिनी कोफिशिएंट का आए तुरंत ध्यान रखना, लॉरेंस कर्व का क्वांटिफिकेशन ही गिनी कोफिशिएंट कहलाता है, गिनी कर्व वही कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो वर्ल्ड बैंक की बात हुई, वर्ल्ड बैंक ने ये सारी रिपोर्टिंग किया। अब वर्ल्ड बैंक से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन जो 2025 इसी में पूछा गया था, वो क्या था? वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीज 30 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इतना इतना। अब अगेन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, बट वर्ल्ड बैंक की जो वेरियस रिपोर्ट्स आती है उस पर यूपीएससी का बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो आप मेक श्योर रखिए कि इससे उठने के चांसेस हैं सवाल अच्छे खासे। ठीक है, ये जो इस बार इंडिया को 4th रैंक किया है, इसकी मेथडोलॉजी पे सवाल उठा सकते हैं या इसकी किसी न किसी फॉर्म पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, हाँ मैं आपको बता रहा था जो लास्ट आर्टिकल था थाली इंडेक्स पे, वो आर्टिकल ये कह रहा था कि इंडिया जो पॉवर्टी को कैलकुलेट कर रही है वो तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी, कि एक इंसान को एक दिन में अगर 1000 कैलोरी मिल रही है तो हम कहेंगे वो पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में जैसे हमारी फूड डाइट सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो इंसान को 1000 कैलोरी नॉर्मल ही मिल जाता है। उसने 2-3 बर्गर समोसे खाए, उसे 1000 कैलोरी मिल गई। तो जो वो आर्टिकल बात कर रहा था थाली इंडेक्स का, वो कह रहा था मोर देन कैलोरी हमें स्विच करना चाहिए न्यूट्रिएंट बेसिस पे। अगर 1000 कैलोरी की बात हो रही है तो हमें ये ध्यान देना चाहिए उस 1000 कैलोरी में कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दिया जाएगा तब कहीं ना कहीं हम एक प्रॉपर डेटा दे पाएंगे कि पर्सन के पास प्रॉपर उसके वो पॉवर्टी में है एक्सट्रीम या नहीं है। तो ये डेटा को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। जब मैंने कहा ट्रेडिशनल डेटा यूज हो रहे हैं तो ये हो रहे हैं, हम कैलोरी बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं पॉवर्टी। ठीक है, तो आप उस आर्टिकल को देख सकते हो जाकर के। हाँ ये था। अब समझते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर सिंपल सी भाषा में ये बताऊं, आप मान लो कमरे में रह रहे हो, ठीक है, कमरे में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। आपका कमरा मान लो ये बंद कमरा है, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट का कमरा है लेट्स से, और ये कमरा बंद हो जाता है, यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी हो चुकी है। ठीक है, अब जब ह्यूमिडिटी बहुत बढ़, ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, इस कमरे के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जब वाटर कॉन्टेंट बहुत बढ़ जाता है तो उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी या उमस। तो जब उमस बढ़ जाएगी, जब गर्मी होती है तो बॉडी क्या करती है, बॉडी ठंडा करने के लिए पसीना निकालती है ना। आप नोटिस करते हो पसीना बहुत निकल रहा है, तो पसीना इसलिए नहीं निकल रहा कि भाई बॉडी पसीना निकाल रही है आपको गर्म करने के लिए, नहीं, पसीना बॉडी इसलिए निकाल रही है ताकि आपको ठंडक फील हो, ठंडा फील हो, ये एक रीज़न है। ठीक है, तो जब पसीना निकल दैट मीन्स गर्मी तो हो रही है लेकिन बॉडी ठंडा भी कर रही है। अब जब आप एक कमरे में हो, वहाँ ऑलरेडी पूरा का पूरा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो बॉडी जो है अच्छी तरीके से अपने आप को ठंडा नहीं कर पाई, क्योंकि ठंडा करने के लिए पसीना निकालना पड़ेगा, तो पसीना निकलेगा ही नहीं। तो जब पसीना नहीं निकलता और गर्मी भी हो रही होती है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब यही होता है कि ऐसा पॉइंट जब कूलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है या इम्पॉसिबल हो जाती है, तो उसके ऊपर सवाल पूछा गया है। अगेन पॉइंट क्या क्या है, कूलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसमें डायरेक्टली उन्होंने पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट, ऑब्वियसली नॉट। मतलब ये अगेन आपको अलग अलग डेटा अलग अलग चीज़ें बोलेगा, बट सोच के देखो, विल मोस्ट लाइकली मतलब ये तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर की बात हुई है इट इज़ विद रेफरेंस टू बॉडी के रेफरेंस में कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप नेचुरल डिजास्टर से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो इतनी डिजास्टर आ ही जाएंगी। वो भी कहाँ पे आ जाएंगी, पेनिनसुलर इंडिया में आ जाएंगी। पेनिनसुलर इंडिया में कब आप डिजास्टर की बात सुनते हैं, वो भी पेनिनसुलर इंडिया, समझ रहे हैं, पेनिनसुलर इंडिया मतलब ये बात हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे कैसे डिजास्टर होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं फ्लडिंग यहाँ पे कब से आपने सुनी, फ्लडिंग तो आप ईस्टर्न घाट्स में सुनते हैं ना, फ्लडिंग जो एक्सेसिव होती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन पेनिनसुलर इंडिया में होते हैं, ईस्टर्न घाट के जो रीजन होते हैं, ईस्टर्न एरिया, उड़ीसा, यहाँ जो वेस्ट बंगाल का एरिया, यहाँ पे आते हैं ना ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा सुनते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन किया मैंने कि किस तरीके से क्वेश्चन में ये वैसे स्टेटमेंट डाले जाते हैं जो कि गलत हों। ऑल्दो अगेन मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया आपको, बट ये इसकी प्रॉपर मैं सीरीज में ही समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू प्रिस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। आपको मैंने वही चीज़ समझाई कि बॉडी इतनी ज़्यादा अगर गर्म हो जाती है और ठंडी भी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए प्रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जो पसीना निकलने का प्रोसेस होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग ये नेक्स्ट आर्टिकल का। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर
2 के लिए भी रेलेवेंट है, और इसको आप कहीं ना कहीं इसकी रेलेवेंस दे सकते हो जीएस पेपर 3 के रेफरेंस में भी। ठीक है, कैसे दे सकते हो, इसके कुछ पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपना जो टेक्नोलॉजी, अगर कोई ना कोई, अगर इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन होता है तो उसको आप टेक्नोलॉजी में डाल सकते हैं जीएस पेपर 3 के। कोई इन्वायरमेंटल कॉपरेशन होता है ब्रिक्स में तो उसको आप डाल सकते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के सेक्शन में। ठीक है, अब हुआ क्या है, जो ब्राज़ील के एम्बेसडर हैं इनके साथ ये आर्टिकल है, उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया है। ठीक है, तो जो ब्रिक्स की समिट होने जा रही है, सबसे पहले समझो कौन सी ब्रिक्स समिट है। 17th ब्रिक्स समिट है, कहाँ पे हो रही है, ब्राज़ील में हो रही है, ब्राज़ील की सिटी रियो डी जेनेरियो में हो रही है। ठीक है, अब इनका की फोकस क्या है, जो ब्रिक्स समिट हुई इसमें की फोकस क्या है, की फोकस कहीं ना कहीं इस बार बात ये होगी कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश करें। ठीक है, लोकल करेंसी क्या होती है, मान लेते हैं कि इंडिया है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। ठीक है, ये लोग करेंसी, कौन सी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, अभी डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो ये लोग कहते हैं ऐसा है, डॉलर में ट्रेड करने की बजाय हम लोग एक काम करते हैं, एक एक्स करेंसी बनाते हैं और हम 3 लोग एक्स करेंसी, हम तीनों की जहां एक्सेप्ट होगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या इश्यू कहेंगे, लोकल करेंसी। तो जब अगर उन्हें एक्स पे स्विच करना होगा तो डॉलर को उन्हें खरीदना बंद करना होगा। तो जब डॉलर का खरीदना बंद होगा तो उसका मतलब क्या है, उसे हम लोग कहते हैं डी डॉलराइजेशन, जब डॉलर की डिमांड कम हो। अगर इंडिया को ब्राज़ील से चाहिए लेट्स से 10 यूनिट, हम मान लेते हैं शुगर केन चाहिए, तो 10 यूनिट शुगर केन चाहने के लिए हमें रुपीस तो नहीं देना होगा ना, हमें देना पड़ेगा क्या, ऐसी करेंसी जो कि पूरी हर जहां एस्टेब्लिश्ड हो, जहां हर जहां एक्सेप्टेड हो। तो इंडिया क्या करेगा, $10 देगा। अब $10 देने के लिए इंडिया को $10 की खरीदना पड़ेगा, जब खरीदेगा तो डिमांड होगी $10 की। सेम ब्राज़ील करेगा, जब ब्राज़ील को कोई सामान चाहिए तो डॉलर खरीदेगा, और डॉलर खरीद के वो उस सामान जो डॉलर होगा वो दूसरी कंट्री के पास जाएगा, फिर दूसरी कंट्री उसी डॉलर का यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेगी। तो ये साइकिल चलती रहती है जनरली। तो इससे क्या होता है, डॉलर की जो सिग्निफिकेंस है, डॉलर की जो वैल्यू है वो बहुत अच्छी तरीके से बनी रहती है। लेकिन अब ये जो बात होगी ब्रिक्स समिट में, कह रहे हैं हम लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं डॉलर में ही करें। लेकिन इससे क्या हुआ है, इससे बहुत बड़े लेवल पे यूएसए ने वार्निंग दी है। यूएसए ने कहा भाई साहब, अगर आपने लोकल करेंसी में या अगर आपने डी डॉलराइजेशन स्टार्ट किया तो आप पे टैरिफ ना, हम बहुत ज़्यादा 100% से 500% तक टैरिफ लगा देंगे। सोच लो, वर्ड सुनो, प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कह रहे हैं, 100 से, मतलब इस बंदे का मुझे समझ में नहीं आता, ये भांग खा के बात करता है कभी कभी, क्या मतलब कुछ भी 500% टैरिफ, ₹1 का सामान है लेकिन इंसान 500 पे करेगा। ठीक है, तो ये अगेंस्ट तो ऑब्वियसली होंगे। क्यों अगेंस्ट होंगे, क्योंकि अगर जो कंट्रीज़ हैं अपनी खुद की लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगी तो डॉलर की डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका को ये डर है। प्लस ये तो मैंने एक बात बताई कि इसमें क्या फोकस है इस बार समिट का। इस बार जो समिट है वो एम्फोसाइज करती है ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिव ग्रोथ पे। साथ ही साथ इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान और इंडोनेशिया को भी इंक्लूड किया गया है एज अ मेंबर। तो ये चीज़ शो करता है कि ब्रिक्स कहीं ना कहीं एक मल्टी पोलर ऑर्डर बनाना चाहते हैं, जिसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ, अलग अलग एम्बिशंस के साथ, सब एक साथ आके हम लोग प्रॉपर डायलॉग करेंगे और एक कॉमन कंसेंसस पे आएंगे और उसको फॉलो करेंगे अच्छे से। कॉमन कंसेंसस क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस, एआई रेगुलेशन, ठीक है, और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होना, इंक्लूसिव ग्रोथ होना। अभी आपको इंक्लूसिव ग्रोथ का मैंने एक आर्टिकल समझाया जिसमें बता रहा था कि किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी, किसमें, जो वर्ल्ड बैंक ने इशू किया था अपना रिपोर्ट। उसमें क्या है, कंट्री को इक्वालिटी में 4th रैंक मिली है। तो कहीं ना कहीं आप उस आर्टिकल को यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होगी ऑलरेडी WHO, तो इससे इसकी जो इमेज है इंडिया की इंक्लूसिव ग्रोथ में और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ये है कि कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स है वो जो G7 ब्लॉक है, आप सुनते होगे G7, G20, ये सब क्या है, G7 में 7 कंट्रीज हैं, G20 में 20 कंट्री, तो वो भी सेम तरीके से। तो ब्रिक्स में शुरुआत कैसी थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये सारी जो कंट्रीज थी ये आपस में मिली, उस G7 में अपनी 7 कंट्रीज आके मिल गई। तो उसी तरीके से ब्रिक्स को ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिक्स है ये G7 के अगेंस्ट हो सकता है।
ठीक है, ये वेस्टर्न नेशन को लग रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लग रहा है, लेकिन जो एम्बेसडर है ब्राज़ील के कहते हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई ब्लॉक नहीं है अगेंस्ट G7, बल्कि इवन दो और अच्छी तरीके से हम कॉमन फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं कि ब्रिक्स G7 सब साथ में आके एक कॉमन गोल को अचीव करें और जो अर्जेंट क्राइसिस हैं क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग से उनको टैकल करें। ठीक है, हमें प्रायोरिटाइज ये करना चाहिए कि किस तरीके से जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है उसमें रिफॉर्म लाया जा सके, और रिफॉर्म ये नहीं होना चाहिए कोई किसी के अगेंस्ट खड़ा हो, बल्कि एक कॉमन फ्रेमवर्क के साथ खड़ा हो। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस उन्होंने जो बताई है कंपेयर टू जो वेस्टर्न नेशंस ने इसमें स्पेकुलेशन की थी। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा इन सारी चीज़ों का? इंडिया का नैरेटिव मल्टीपोलैरिटी में बढ़ेगा। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन आएगा। कॉन्फ्लिक्ट तभी रिड्यूस होते हैं जब अगली पार्टी को, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ए और बी के बीच में टसल हो। जब ए को पता होगा कि भाई साहब बी हमारी पहुंच से बाहर है तो कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को और अच्छा बनाएगा, जो साउथ साउथ कॉपरेशन है वो और अच्छे से एनहेंस होगा। ठीक है, अभी अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें ब्रिक्स की, उसमें कौन कौन सी कंट्री? ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये कंट्रीज हैं, प्लस साथ ही साथ यहाँ की जो कंट्रीज हैं ये भी इंक्लूडेड हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बार 2025 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। एग्जैक्टली 16th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि 16 ब्रिक्स समिट रशिया में ही हुई थी। इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये भी ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि ये देखिए इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर बन चुका है। अब देखिए यूपीएससी गलत कहाँ करता है, अभी आप जब देखेंगे तो आप फॉर अ मोमेंट चौंकेंगे कि यार कैसे, कहाँ पे, मतलब आप याद कैसे रखो क्योंकि गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। तो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको ट्रैप्स को दिमाग में रखना है। तो The theme of the 16th BRICS Summit was strengthening multiculturalism for just global development and security. ये थीम है 16th का, इन्होंने कहा है, लेकिन एक्चुअल में जो 16th का थीम था वो ये नहीं था। उसका थीम था strengthening multilateralism for fair global development and security। तो आप नोटिस करो इन्होंने क्या किया है, सिर्फ मल्टीकल्चरलिज्म वर्ड जो है वो रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए था और इसको हटा करके इन्होंने क्या कर दिया, मल्टीकल्चरलिज्म कर दिया। तो जब आप पेपर में बैठे हो, आपके ऊपर इतना प्रेशर हो, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें डेफिनेटली मिस हो जाती हैं। आपको, आपने कितना भी रट्टा मारो पर वो चीज़ नहीं रिटेन कर सकते आप। ठीक है, तो इस तरीके से गलती की है, तो ये चीज़ दोबारा ना हो उसके लिए इस बार जो थीम है 17th समिट का उसको ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। बिल्कुल ध्यान रखिए 17th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हो रही है? ब्राज़ील में हो रही है। राइट, जो 6 न्यू मेंबर्स हैं, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। 2017 में 100 सवाल था। द टर्म डिजिटल मार्केट स्ट्रेटजी सीन इन द न्यूज रेफर्स टू एशियान, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन, G20। तो आप जब इसको एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, 2023 में अगेन क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट G20। G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। वही सेम चीज़ है, ये अभी मैं आपको ब्रिक्स के ऊपर बता रहा था, लेकिन ब्रिक्स से कनेक्टेड जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी जो सवाल आए वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ G20 था, फिर यहाँ पे फिर G20 से कनेक्टेड जो सवाल 23 में आया हुआ था, एक बार इसको आप पढ़िएगा, आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब अगेन G20 पे सवाल था, कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। अगेन इट इज़ एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेब्ट। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ आंसर देना होगा तो आंसर तो आप सिंपल पढ़ोगे, आपको समझ में आए, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट अगर समझना है तो कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपके पास डिटेल पहले नॉलेज होनी चाहिए। G20 है क्या, क्या करता है, वो किस तरीके से काम करता है, फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, वो PYQ सीरीज़ में ही हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 by 1 अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा तो इट विल स्ट्रेच दिस वीडियो बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए बस ये बताने की कोशिश है कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से कनेक्टेड। अगेन G20 पे देखिए कितने सवाल थे, आपको मैंने 3-4 सवाल G20 पे ही दिखा दिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। ये ठीक है, आप एक बार करिए सॉल्व करने का तो आपको समझ में आएगा। 1 by 1 आंसर दे दोगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्टेक्चुअल लर्निंग नहीं चाहिए, इट इज़ बेसिक, कौन सी कंट्रीज़ हैं हिस्सा, कौन सी कंट्रीज़ नहीं हिस्सा है।
अब देखिए ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि ये आर्टिकल सिर्फ ये हाईलाइट करने के लिए है कि अभी कल का जो आर्टिकल था 4 जुलाई का, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जो पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे जो कितना ज़्यादा ज़मीन फॉरेस्ट लैंड जा रही है, उसका इम्पैक्ट ओलिव रेडली टर्टल पे 13,000 ट्रीज़ गिर रहे थे, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स के फ्लाईवे पे इम्पैक्ट हो रहा था। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने उसको मना किया, उसने कहा कि भाई साहब ये चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन आज के आर्टिकल में क्या है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, जो वहाँ का एक्सपर्ट पैनल है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है पूरी एयरपोर्ट को, ठीक है। तो उसमें जो EAC है, आपको ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट एंड अप्रेजल कमिटी, ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट की अप्रेजल कमिटी है, इन्होंने कहा है भाई साहब हम आपको क्लियरेंस देते हैं कि आप ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन अभी भी जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी है उसने अभी तक इस पे क्लियरेंस नहीं दिया है, ठीक है। प्लस जो इन्वायरमेंट अप्रेजल कमिटी है उसने कुछ कंडीशंस पे दिया है। उसने पहले कहा कि भाई साहब पहले तो आप अगर एयरपोर्ट बना रहे हो तो साइक्लोन का शेल्टर बताओ, प्लस हमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट दो। क्या दो? डिटेल्ड रिपोर्ट हमें दो कि आखिर आप किस तरीके से काम करोगे जिससे ओलिव रेडले टर्टल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस वहाँ का जो लोकल एनवायरनमेंट है उस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भी केवल ग्रीन नोट दिया है, बनना स्टार्ट नहीं हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बार 4 जुलाई के आर्टिकल को, या तो आप, अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, आप नॉर्मली आर्टिकल को डाउनलोड करके भी उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है फ्लाईवेज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। उस आर्टिकल में फ्लाईवे एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ टर्टल, जिसमें ओलिव रेडली टर्टल समझाया था, लेदर बैग समझाया था, सारे टर्टल समझाए थे। फिर उससे कैसे स्टार टॉर्टोइस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो इवन दो क्वेश्चन भी आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो वो एक्सप्लेन्ड है पूरा उसमें, ठीक है। ये आर्टिकल सिर्फ इसलिए हाईलाइट किया ताकि मैं अपडेट दे सकूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो साइक्लोन्स आते हैं और इंडिया में जो कंजर्वेशन स्टेप्स है ईस्टर्न घाट रीजन में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। तो इस वजह से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको इससे कुछ लर्निंग हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।